हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला केस है सीबीआई वर्सेस मेसर्स नारायण निर्यत इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब ये केस इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सीबीआई की पावर्स का एक स्कोप एंड एप्लीकेशन डिस्कस किया गया है। प्लस सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन करता है, उस इन्वेस्टिगेशन को ड्रॉप किया जा सकता है कि नहीं, अगर स्टेट के कंसेंट के बिना वो इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो इस केस में डिस्कस किया गया था। अब हुआ क्या कि एक कंपनी है मेसर्स नारायण निर्यत, जिन्होंने 3 बैंक्स के कंसोर्शियम से लोन लिया। यूको बैंक है उसमें, पीएनबी बैंक है और कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, और लोन जो था वो कुल मिला के 110 करोड़ के करीब का था। अब कुछ टाइम बाद तीनों बैंक्स ने ये देखा कि भाई लोन अकाउंट जो है वो एनपीए की तरफ जा रहे हैं, और उन्हें एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया। फिर आपस में इनके कोई मीट होती है, कंपनी कहती है कि एक वन टाइम पेमेंट कर देते हैं, वन टाइम सेटलमेंट कर देते हैं, बैंक्स इसमें मान जाते हैं, कंपनी उसे भी ऑनर नहीं करती। फाइनली व्हेन दे होल्ड मीटिंग टुगेदर, दे डिसाइड कि ये दिस इज अ केस ऑफ फ्रॉड, ये फ्रॉड जैसा मामला नजर आ रहा है। आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू गेट आवर लोन अनलेस वी टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन, और ये लोग एफआईआर कर देते हैं कंपनी के अगेंस्ट। ठीक है, तो एफआईआर में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कंपनी के खिलाफ। आईपीसी में, पीसीए में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में चार्जेस लगाए जाते हैं। लोन ऑफिसर्स भी कुछ इन्वॉल्व थे, लेकिन इंक्वायरी के दौरान उनके खिलाफ कुछ खास पुख्ता सबूत मिल नहीं पाया, तो सीबीआई ने चार्जेस ड्रॉप कर दिए। एनी हाउ, कंपनी के अगेंस्ट जो चार्जेस थे उनको इन्वेस्टिगेट करके, अच्छे से सब इंक्वायरी वगैरह करके, चार्जशीट फाइल करके कोर्ट में कॉग्निजेंस ले लिया जाता है। ठीक है, और ये नारायण निर्यत जो है, ये चले जाते हैं हाई कोर्ट में इस चीज को चैलेंज करने के लिए कि भाई आपने स्टेट का कंसेंट तो लिया ही नहीं इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए। क्या मतलब है इस चीज का? देखिए, ऐसा है, सीबीआई जो है वो एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और पुलिस जो है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है। मतलब स्टेट में किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन या लॉ एनफोर्समेंट होना है तो स्टेट उसे वो अपने हिसाब से देखती है। ठीक है, अब स्टेट में ये सब रेगुलेट कंडक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट पुलिस की होती है। लेकिन अगर सेंटर की पुलिस आपकी स्टेट में आके इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी ये सब करने लगती है, तो फेडरल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है ना। इसीलिए ये सीबीआई जो है वो बिना परमिशन के बेधड़क किसी भी स्टेट में घुस के इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं कर सकती। इनको स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए होता है। अब जनरली क्या है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात तो है नहीं, है ना, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सीबीआई इज वेरी बिजी डीलिंग विद ऑल दिस, और स्टेट में ही जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने, और कहाँ जाएंगे? तो बार बार केस बाय केस परमिशन लेना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकता है। इसीलिए स्टेट से ब्लैंकेट परमिशन दे के रखती हैं, उसे जनरल कंसेंट कहते हैं। ठीक है, जनरल कंसेंट मतलब वॉट एवर इट इज दैट यू नीड टू इन्वेस्टिगेट इन आवर स्टेट, वी consent. You don't have to come to us in every case and seek a separate permission. That is not required. है ना, तो एक पूरा एक जनरल कंसेंट ऑर्डर स्टेट दे देता है, और सीबीआई उसी ऑर्डर के तहत एंटाइटल्ड होता है, एम्पावर्ड होता है, आई एम सॉरी, कि स्टेट में इन्वेस्टिगेशन जब भी जरूरत पड़े वो कर सके। लेकिन कुछ स्टेट्स जो है वो स्पेसिफिक कंसेंट देती हैं, मतलब जब भी आपको जरूरत होगी किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करने की, आप हमारे पास आएंगे, हम आपको परमिशन देंगे, फिर आप शुरू करेंगे। ठीक है, अब कुछ स्टेट्स ने ये जनरल कंसेंट जो था, जो कि एक ब्लैंकेट परमिशन की तरह काम करता है, उसे विड्रॉ कर लिया था, है ना। उनमें से मध्य प्रदेश भी था, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस तरह के कुछ स्टेट्स थे, केरला, सॉरी, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरला। तो 2020 से पहले ही एमपी ने इस जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था। अभी कुछ टाइम पहले वेस्ट बंगाल ने भी कर लिया। अब इनका कहना था कि भाई आपने एफआईआर कर दी, है ना, आपने आईपीसी बीएनएस के सेक्शंस को हमारे खिलाफ इन्वोक कर दिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, स्टेट की तो परमिशन नहीं लिया आपने।
तो स्टेट की परमिशन के बिना आप ऐसा कैसे कर सकते? यही बात जब हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में रखी गई तो हाई कोर्ट मान गया, यहाँ बात बिल्कुल सही है, आप बिना परमिशन के कैसे स्टेट में आगे बढ़ सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट ने तो आपको परमिशन नहीं दी है। इसी ऑर्डर को लेके द फैक्ट दैट हाई कोर्ट क्वश्ड सीबीआई प्रोसीडिंग्स, इनको लेकर, इस चीज को लेकर सीबीआई फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अब देखिए ऐसा है कि बात गलत नहीं है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्रोसीजर रिक्वायर्स कि सीबीआई स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करने से पहले परमिशन ले, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने से पहले परमिशन ले, अब इन्वेस्टिगेशन उन लोगों ने कर ली, चार्जशीट भी फाइल कर दी, ट्रायल कोर्ट में कॉग्निजेंस भी लिया जा चुका है। अब इस सारे एफर्ट के बाद अगर आप कहो कि अरे परमिशन नहीं थी, सब कुछ निरर्थक है, कूड़े में फेंक दो, तो वो पूरा जो एफर्ट है वो वेस्ट हो गया। सीबीआई ऐसी कोई आम ऑर्डिनरी एजेंसी तो है नहीं जिनके इन्वेस्टिगेशन को यूं ही इग्नोर किया जा सकता है। दे डील विद हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस, द फैक्ट दैट दे इन्वेस्टिगेटेड मींस देयर वाज समथिंग रॉन्ग, जिसमें सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इंटरवेंशन जरूरी था। तो आप उसे इतना इग्नोर और इतना लाइटली नहीं ले सकते। अब सुप्रीम कोर्ट भी इसी बात से सहमत हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो बहुत मिसकंसीव्ड है और बहुत मिसडायरेक्टेड है, लैक ऑफ कंसेंट है। ऑफ कोर्स दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 DSPEA, ये एक्ट है जो प्रोवाइड करता है या फिर एक मैंडेट इशू करता है अपने प्रोविजंस के थ्रू कि सीबीआई को परमिशन की जरूरत पड़ेगी बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेशन इन एनी स्टेट। अब वो परमिशन किस तरह की हो सकती है ये हम डिस्कस कर चुके, लेकिन ये जो ऑब्जेक्शन है कि भाई इस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया, ये आपको तब उठाना चाहिए था जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई नहीं थी, या फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी, एफआईआर रजिस्टर हो गई थी। यू शुड हैव डन इट आफ्टर द एफआईआर वाज रजिस्टर्ड। परमिशन तो 2020 से पहले ही रिवोक कर ली गई थी। आप आज तक बैठे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद आपको होश आ रहा है कि अरे परमिशन नहीं है ना? एक बार अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, चार्जशीट फाइल हो जाती है, कंपिटेंट अथॉरिटी ने कॉग्निजेंस ले लिया होता है, तब इस प्ली को रेज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वो कॉग्निजेंस लेने का जो पूरा प्रोसेस है, द फैक्ट दैट the court, the judicial system has gotten involved, it vitiates everything that has happened so far. कोर्ट ने एक्सेप्शंस को पॉइंट आउट किया है कि देखिए इन्वेस्टिगेशन को तो ड्रॉप नहीं किया जा सकता एज इट इज, कि इन्वेस्टिगेशंस को ड्रॉप कर दें हम, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पूरे एफर्ट को एकदम इरेलेवेंट डिक्लेयर कर दें हम, वी कैन नॉट डू इट। सीबीआई की भी इन्वेस्टिगेशन को ड्रॉप नहीं कर सकते इफ इट हैज हैपेंड, इवन इफ इट हैज हैपेंड विदाउट परमिशन, अनलेस देयर आर टू सर्कमस्टेंसेस, व्हिच आर दे? कि भाई अगर सीवियर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया, मतलब प्रोसीजरल रूल्स, फंडामेंटल राइट्स को फॉलो ही नहीं किया गया वाइल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जो मैंडेट है प्रोसीजर का, ह्यूमन राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का, उसे नहीं फॉलो किया गया, तो ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, ये इन्वेस्टिगेशन टेंटेड है। तो इस टेंटेड इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पर टेंटेड इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे कॉग्निजेंस भी टेंटेड हो जाएगा, तो ट्रायल को तो नहीं कर सकते, ड्रॉप कर दो। या फिर अगर इसके एफआईआर को क्वॉश करने की जो पिटिशन थी या फिर इन्वेस्टिगेशन को ड्रॉप करने की जो पिटिशन थी, ये दाखिल तो की जा चुकी थी इमीडिएटली आफ्टर द एफआईआर वाज रजिस्टर्ड, लेकिन कोर्ट्स में बर्डन है, पेंडेंसी है, जजमेंट आते आते देर हो जाती है, तो जजमेंट जब तक आया तब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी थी। अब इस केस में जो पेटिशनर है उसकी गलती नहीं है ना, उसने तो टाइम पे सब किया, कोर्ट का ही अपना समय है, देयर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम, कुछ ना कुछ धीरे डिले या इधर उधर हो ही जाता है। तो द बर्डन ऑफ द कोर्ट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एन इंडिविजुअल हु एक्टेड ऑन टाइम, उसने तो समय से एक्ट किया था। अब जुडिशियल मैकेनिज्म थोड़ा सा तो उसमें गलती में चला गया तो उसको सजा नहीं दी जाएगी और इन्वेस्टिगेशन को ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है जहां पे इन्वेस्टिगेशन को ड्रॉप करने के लिए कोर्ट कंसिडर कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में जो पार्टी है अग्रीव्ड, उनको पता था कि एफआईआर हो गई है, एफआईआर होने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने कुछ किया भी नहीं, दे केप्ट ऑन वेटिंग, दे पार्टिसिपेटेड इन द इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन, इंक्वायरी, एवरीथिंग, और फाइनली जब चार्जशीट फाइल होने के बाद कॉग्निजेंस ले लिया गया, हियरिंग वगैरह की डेट निकल आई, तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप इन सबको खत्म कर दीजिए, ये पूरा जो एक्सरसाइज हुआ है प्रोसेस का, इसको
irrelevant, inappropriate डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि कंसेंट नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. यू कैन नॉट बेंड लॉ एट योर विम एंड कन्वीनियंस, राइट. अच्छा, हाई कोर्ट ने क्या किया था? हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वॉश करने के लिए मेरिट पे भी एग्जामिनेशन कर दिया था. ऐसा नहीं होता. जब इनहेरेंट पावर्स को यूज किया जाता है, बीएनएस, वो भारतीय सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस. आई ऑल्सो नीड सम टाइम टू गेट completely familiar with these laws. खैर, I grew up reading IPC, criminal and all of that. अब ये नया एक्ट, नया लॉ, मुझे भी थोड़ी परेशानी होती है, अभी एकदम जुबान पे बैठे नहीं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ. खैर, चलते हैं. तो ये जो बीएनएसएस है, इसके इनहेरेंट पावर्स को यूज करके जो सेक्शन 528 में दे रखी हैं, इसे याद रखिएगा, बहुत जरूरी है. उनको यूज करके जब हाई कोर्ट क्वॉश करता है प्रोसीडिंग्स को, तो उनको क्वॉश प्रिमा फेसी एलिगेशंस पे किया जाता है. ऑन द फेस ऑफ इट, अगर आपको नजर आता है कि हाँ, एलिगेशंस में दम तो है, ट्रायल होना चाहिए, ऑन द फेस ऑफ इट, जस्ट बाय लुकिंग एट इट, इफ यू फील यस देयर इज समथिंग टू द केस, इट नीड्स अ प्रॉपर ट्रायल सो एज टू डिटरमाइन कि क्या हुआ और जरूरी है, तब आप क्वॉश नहीं करेंगे. प्रेमा फेसी ही अगर आपको कुछ नहीं नजर आता कि कुछ है ही नहीं इस केस में, तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या उठा के लिख दिया है, तब आप क्वॉश करेंगे. इसे करने के लिए आपको एक पेरिफेरल इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन ही करना होता है. यू कैन नॉट डाइव डीप. आप मेरिट्स पे नहीं जा सकते. ठीक है, जैसे आपने प्रेमा फेसी देखा कि हाँ, एलिगेशंस तो नजर आ रहे हैं, देखिए एविडेंस कैसे है, देखिए प्रोसिक्यूशन ने केस कैसा बनाया, ये भी देख लेते हैं. अंदर घुस गए, देखा कि केस जो है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रोसिक्यूशन इज ऑन द कॉन्टिन्यूअस गो, मतलब वो काम होता ही रहता है उसमें, है ना. तो कि भाई केस इतना ज्यादा सॉलिडिफाइड नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है या फिर खत्म हो चुकी है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेज इट इज. तो गहरा उतर गए, एविडेंस के एनालिसिस पे, एग्जामिनेशन पे उतर गए, तो ये नहीं हो सकता. दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट हैपन व्हाइल एन एप्लीकेशन टू क्वॉश द इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कंसिडर्ड. ठीक है. कोर्ट noted or found that High Court exceeded its jurisdiction while assuming the role of a trial court. Evidence examination trial court का काम है, appellate court का काम नहीं है. कोर्ट ने नोट किया कि डिबेटेबल इश्यूज हैं जिनको ट्रायल कोर्ट के विजडम पे छोड़ देना चाहिए था. मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन पे जाना ही नहीं चाहिए था इन ऑर्डर टू डिटरमाइन की प्रोसीडिंग्स को पॉज करें या नहीं. तो ये जो इम्प्यून्ड ऑर्डर है हाई कोर्ट का, इसे सेट असाइड कर दिया गया. इन्वेस्टिगेशंस को स्टैंडिंग दे दी गई और ट्रायल कोर्ट से कहा गया कि आप ट्रायल पे आगे बढ़िए. ठीक है. सो दिस इज द केस. इंटरेस्टिंग केस है, लाइक आई सेड. अगले केस की तरफ आते हैं. केस का नाम है नसीम अहमद वर्सेस दीपक सिंह. ठीक है. अब टीपीए पर है ये केस, मतलब बहुत सारी चीजों पे, एस्टॉपल पे है, टीपीए पर है. अब इस केस में क्या हुआ कि एक कारावल नगर दिल्ली में एक दुकान है, शॉप नंबर 4, जिसके टेनेंट है नसीम अहमद और उसकी लैंड लेडी है श्रीमती गायत्री देवी. अब ये जो दुकान है, ये किराए पर उठी हुई है 600 रुपए प्रति माह, जिसका किराया बढ़ के 780 कर दिया गया. अब टेनेंट क्लेम करता है कि रेंट उसने 2011 तक दे रखा था. ठीक है. मतलब वो देना चाहता था, लेकिन लैंड लेडी ने एक्सेप्टेंस, शी डिड नॉट एक्सेप्ट द रेंट. उसने चेक भी फर्निश किया, है ना. ही टेंडर्ड 20,280 एरियर्स वाया चेक कि भाई ये चेक रख लो, लेकिन लैंड लेडी ने उस चेक को लेने से भी मना कर दिया. तब द पॉइंट है कि वो चाहती थी कि नसीम खान दुकान खाली करते हैं ना, किराया बहुत कम था और वो एविक्शन चाहती थी, बट ही वाज नॉट डूइंग इट कि किराया ले लो, दुकान नहीं खाली करो. इस तरह का कुछ चल रहा. अब गायत्री देवी की डिमाइस के बाद उनके बेटे दीपक सिंह ने दुकान को एक विल के थ्रू ओन कर, मतलब सक्सीड कर लिया. ओके. उन्होंने एक टर्मिनेशन नोटिस इशू किया 20 जनवरी को, जहां पे उन्होंने ये क्लेम किया कि मार्केट रेंट जो है वो 20,000 रुपए महीने का है और ये 780 रुपए देना चाहते हैं बस. ठीक है. मैटर 3 प्रोसीडिंग्स के थ्रू गया है. पहले तो एविक्शन पिटीशन जो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर फाइल की गई, जिसे विदड्रॉ कर लिया गया क्योंकि कारावल नगर नोटिफाइड एरियाज में नहीं आता. तो डीआरसी उन्हीं एरियाज पे अप्लाई होता है जो कि नोटिफाइड हैं. कारावल नगर एविडेंटली इज नॉट. ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जो बच्चे दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा. ठीक है. अब क्योंकि डीआरसी एप्लीकेबल ही नहीं था, जो रेंट कंट्रोलर था उसका जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो प्रोसीडिंग्स को विड्रॉ कर दिया गया. फिर लैंडलॉर्ड ने एक सिविल सूट इंस्टीट्यूट किया कमर्शियल सिविल जज के सामने, लेकिन इसके जो इनका जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन था वो 3 लाख के करीब था और दुकान का वैल्यूएशन 6.5 लाख हो गया. इस बात को उठाने वाले नसीम खान ही थे कि आपके पास पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, दुकान की जो वैल्यूएशन है वो 6,20,000 के करीब है
और आपके पास सिर्फ 3 लाख का जुरिस्डिक्शन। ठीक है, दिस वाज रेज्ड प्रिलिमिनरी, और इस वजह से सूट को मतलब खारिज कर दिया गया क्योंकि जुरिस्डिक्शन नहीं था सिविल जज के पास। अब फिर ये मैटर जाता है कमर्शियल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, और दुकान की कीमत हो जाती है उस टाइम तक 7,60,130। डिस्ट्रिक्ट जज के पास जुरिस्डिक्शन था तो कोर्ट आगे बढ़ा। अब कमर्शियल कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर 12 रूल 6 के बेसिस पे डिक्री फॉर पोजेशन दीपक सिंह को ग्रांट कर दी। ऑर्डर 12 रूल 6 आपको पता होगा क्या होता है। एडमिशन के बेसिस पे कई बार कोर्ट जजमेंट सुना देता है विदाउट गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस, टेस्टिमनी ऑफ विटनेसेस एटसेट्रा, क्योंकि उसकी नीड नहीं होती। एग्जाम्पल से समझिए, लेट्स से कि ए है और बी है। ओके, अब बी ए पर इल्जाम लगा रहा है कि माय लॉर्ड ये जो है कारपेंटरी का काम करता है और कारपेंटर, ठीक है, ये बात वो रख रहा है, इल्जाम नहीं लगा रहा, मतलब वो आवर्मेंट्स में ये बात कह रहा है कि ये कारपेंटरी का काम करता है, ये कारपेंटर है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट मैटर भी है कि वेदर और नॉट ही वर्क्स विद ट्रीज एंड वुड्स। ठीक है, वो कारपेंटरी का काम वाकई करता है। यहाँ पे ए कह देता है कि हाँ माय लॉर्ड में कारपेंटरी का काम करता है। ठीक है, अब उसने मान ही लिया, इस फैक्ट को उसने एडमिट कर दिया, तो वो फैक्ट जो कि ट्रायल में जरूरी थे, जिनके एडमिशन के बेसिस पर केस की कहानी साफ हो जाती है, क्योंकि सिविल जो मैटर है वो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पर चलता है ना, कि किसकी बात ज्यादा सही नजर आ रही है, उसी के फेवर में जजमेंट दे दिया जाता है। क्रिमिनल केस डिफरेंट टैंजेंट पे चलता है ऑल टुगेदर, जहाँ पे प्रूफ चाहिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, राइट। अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति एडमिट कर देता है कुछ फैक्ट्स को जो नेसेसरी थे केस में, और उन फैक्ट्स के एडमिशन पर ही केस की सूरत हाल पूरी सामने आ जाता है, एविडेंस का, विटनेसेस की कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो अननेसेसरीली उस कम्बरसम प्रोसेस में उतरने की बजाय कोर्ट के पास पावर है इस ऑर्डर रूल 6 के तहत कि इस एडमिशन के बेसिस पर ही आप जजमेंट दे दो। ठीक है, अब मसला क्या है कि रेंट नहीं लिया गया, रेंट नहीं लिया तो पोजेशन एडवर्स हो गया, पोजेशन एडवर्स हो गया तो एविक्ट करवाने का राइट लैंडलॉर्ड के पास है कि नहीं। वो लीगल प्रोसेसेस से गया है, ऐसा भी नहीं कि उसने कब्जा करने की कोशिश की या फिर उसने लॉ को अपने ही हाथ में लेके उसे एविक्ट करने की कोशिश की, जहाँ पे सेक्शन 6 एसआरए इन्वॉल्व होता है, ऐसा भी कोई बात नहीं है। द पॉइंट इज दैट ही वेंट थ्रू अ legal route where he wants to evict the tenant because there is unpaid rent and he does not want rent, he want his property to be vacated। अब वो कहता है कि हाँ रेंट नहीं गया है, मतलब उसने रेंट नहीं देने की बात कबूल ली। ऑब्वियसली जब रेंट नहीं दिया गया तो पोजेशन एडवर्स है, लैंडलॉर्ड के पास एविक्शन का राइट है। इसी बेसिस पे, इसी एडमिशन के बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट जज ने दीपक सिंह के फेवर में ऑर्डर दे दिया कि आप पोजेस करिए, कोई नहीं। ठीक है, ये ऑर्डर 12 रूल 6 है। अब लैंडलॉर्ड जो था दीपक सिंह, उसने एक विल को भी प्रेजेंट, मतलब उसके पास विल भी थी, उसने जो सक्सेशन लिया था वो विल के थ्रू लिया था, इंटरस्टेट नहीं हुआ था। गायत्री देवी या गायत्री देवी से पहले जो भी थे वो लिख गए थे कि भाई दुकान का जो मालिक है वो दीपक सिंह होगा। अब इन्होंने क्या किया, नसीम खान ने, उन्होंने अपील कर दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट, और साथ में लैंडलॉर्ड की ओनरशिप को भी चैलेंज कर दिया, ये कह के कि विल नकली है। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे कौन सा सेक्शन आ गया, सेक्शन 116 हुआ करता था ये एविडेंस एक्ट। ठीक है, अब बीएसए का सेक्शन डिफरेंट हो चुका है, आई थिंक इट इज 122 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। के बाकी हम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन थे ये समझ लेते हैं। कोर्ट ने होल्ड किया कि भाई कोर्ट्स आर एंटाइटल्ड टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ रेंट एस्केलेशन। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रेंट जो है वो उसका बढ़ना कोई ऐसी आकस्मिक या एक्सीडेंटल बात नहीं है, हर साल 6 महीने में रेंट बढ़ जाता है। ठीक है, अब टेनेंट ने, नसीम खान ने 2018 में जब ये जो केसेस वगैरह चल रहे थे उसमें खुद ही एडमिट किया था कि आसपास की दुकानों का किराया 7,000 रुपये महीने का है, 2018। अब हम बात कर रहे हैं 2024। क्या हम ये लॉजिकली अज्यूम नहीं कर सकते कि 2018 से 2025-24 तक रेंट बढ़ गया होगा और वो बढ़ के 20,000 रुपये हो गया होगा?
तो ये तो एक बहुत ही नॉर्मल अजम्पशन है जिसका नोटिस कोर्ट ले सकता है, कोर्ट को लॉ ने ये पावर दे रखी है। और एस्केलेशन भी जो क्लेम किया जा रहा है कि 20,000 वो कोई बहुत अनरीजनेबली हाई एस्केलेशन नहीं है कि भाई 7,000 की दुकान का किराया अब 7 लाख हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है ना। डोमिनस लिटिस का डॉक्ट्रिन भी अप्लाई करता है जहाँ पे एक मकान मालिक अपने हिसाब से किराया डिमांड कर सकता है। ऑफ कोर्स उसमें बाकी फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाएगा, जैसे कि आसपास का जो मार्केट रेट चल रहा है और दुकान की हालत क्या है या प्रॉपर्टी की क्या हालत है, कितने बड़े एरिया में है, किस एरिया में है, एटसेट्रा, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन हाँ, दुकान का किराया तय करने का अधिकार होता है। तो मतलब 3 के 13 रुपए वो मांग सकता है, 30 रुपए नहीं मांग सकता, अनरीजनेबली हाई भी नहीं मांग सकता। खैर, तो कोर्ट ने एम्फसाइज की डॉक्ट्रिन ऑफ डोमिनस लिटिस, जहां पे प्लेंटिफ के पास राइट है सूट की वैल्यू और फोरम को चुनने का, रेंट को चुनने का। और दिस इज दिस वैल्यूएशन, इट मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी और मैलिफाइड। दुकान का वैल्यूएशन है ना, दुकान का जो भी वैल्यूएशन होगा, जो भी रेंट होगा, इसको चुनने का मकान मालिक के पास अधिकार है। तो उसमें ये बस मैलिफाइड नहीं होना चाहिए, अननेसेसरीली हाई नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। कोर्ट्स ऑर्डिनरीली रेस्पेक्ट प्लेंटिफ्स वैल्यूएशन अनलेस शोन टू बी कैप्रिशियस। जब तक ये गलत नहीं दिखाई जा रही है, मतलब साबित नहीं की जा रही है कि देखिए ये अनरीजनेबल चीजें मांग रहे हैं, तब तक मकान मालिक को राइट होता है अपनी दुकान के वैल्यूएशन को, वेदर इट इज रेंट और सेलिंग अमाउंट, उसको तय करने का। कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल एंड एप्रोबेशन रिप्रोबेशन को भी इन्वोक किया। नोटिसिंग और नोटिंग टेनेंट्स कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंड्स। कमर्शियल कोर्ट सिविल जज के सामने टेनेंट ने खुद कहा था कि दुकान की कीमत 6.5 लाख है और आप 3 लाख का ज्यूरिसडिक्शन होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है, तो आप जो है इसको ट्राई नहीं कर सकते, यू डू नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन। अब इस केस में चैलेंज के दौरान टेनेंट कह रहा है कि दुकान की जो कीमत है वो 3 लाख से कम है और ये जो है डिस्ट्रिक्ट जज के पास जो वैल्यूएशन मतलब जो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है वो हाई होता है। ही शुड हैव गॉन टू अ प्रॉपर फोरम, मतलब इन्होंने फोरम सही नहीं चुना पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे। तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं अमाउंट ज्यादा है, आपने कम अमाउंट का फोरम चुन लिया, फिर बाद में कहा कि नहीं नहीं वैल्यूएशन बहुत कम है, आपने ज्यादा अमाउंट का फोरम चुन लिया। तो दीज आर कॉन्ट्रडिक्शंस दैट कोर्ट नोटेड, और ये कॉन्ट्रडिक्शन के चलते उनको एस्टॉप कर दिया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल लगा दिया कि भाई पहले आप कुछ कह रहे थे, अब आप कुछ कह रहे हैं, अपने विम्स के हिसाब से लॉ को और अपने स्टैंड को बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल यही तो करता है, इफ यू हैव मेड अ स्टेटमेंट, इफ टेकन अ स्टैंड एंड यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दैट स्टैंड, यू कैन नॉट बी अलाउड टू चेंज इट नाउ, ठीक है, यू होल्ड ऑन टू इट बिकॉज लॉ विल नॉट लेट यू मूव फ्रॉम इट। ओके, सो दिस इज दी doctrine. Blow hot and cold or play fast and loose with the court cannot be allowed. Order 12 rule CPC requires 3 conditions: landlord-tenant relationship, tenancy not covered under Delhi rent control, tenancy duly terminated. ठीक है, अब तीनों कंडीशन हुई कि नहीं ये देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, प्लेंटिफ ने टेनेंट ने एडमिट किया कि भाई लैंडलॉर्ड की मदर के थ्रू उनकी टेनेंसी शुरू हुई थी, तो टेनेंसी तो सबमिट हो गई, एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। तो दिस वाज डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। अब आ जाते हैं हमारे एविडेंस के उसको, जिसको थर्ड कंडीशन जिसे इन्वोक किया, विच इज 116 ऑफ द एविडेंस एक्ट। अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 122 सेक्शन embodies the principle of tenant estoppel, जहां पे एक टेनेंट को प्रिक्लूड किया जाता है कि वो लैंडलॉर्ड के टाइटल को टेनेंसी के दौरान डिनाई करे, भले ही फॉर्जरी की एलिगेशंस रेज की गई है। क्रेडिबल एविडेंस या फिर बाकी लीगल एयर्स के चैलेंज की एब्सेंस में एक टेनेंट को नहीं अलाउ किया जा सकता कि वो लैंडलॉर्ड के टाइटल को चैलेंज करे, ठीक है, इतना उसका राइट ही नहीं होता। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि दिस प्रिंसिपल रेस्ट्स ऑन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड इक्विटेबल कंसिडरेशंस to prevent tenants from misusing tenancy to prolong occupation and frustrate lawful eviction. ठीक है, विल फॉर्जरी एलिगेशंस wholly unsubstantiated हैं, कोई लीगल एयर नहीं आया है कोर्ट के सामने जो उस विल को चैलेंज करे। तो टेनेंट का तो हक ही नहीं है, उसके पास तो राइट ही नहीं है, तो वो विल को क्यों चैलेंज करेगा? विल को कोई और चैलेंज कर सकता है, एनी अदर इक्वली
competent heir who believes कि नहीं मेरे पास प्रॉपर्टी आनी चाहिए थी, ये विल फॉर्ज्ड है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो इन्होंने अपील की थी उसको डिसमिस कर दिया गया एंड द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कमर्शियल कोर्ट स्टूड, इट वाज अपहेल्ड। ठीक है, तो दिस इज द केस। बहुत सारे सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, 106 टीपीए भी इन्वॉल्व है जो कि लीज को रेगुलेट करता है। प्रोवाइड्स दैट कमर्शियल लीजेस आर टर्मिनेबल बाय 15 डेज नोटिस। क्रिटिकली कोर्ट ने होल्ड किया कि द फैक्ट कि सूट इंस्टीट्यूट कर दिया गया है एविक्ट कराने के लिए, इट इन इटसेल्फ इज अ इट्स अ नोटिस, क्योंकि ये भी कहा गया था कि भाई मुझे नोटिस नहीं दिया गया। तो कोर्ट ने कहा केस तो कर दिया उसने, और किस तरह का नोटिस देगा वो, उसने कोर्ट केस कर दिया तुमसे खाली करवाने के लिए, उसने कोर्ट की मदद ले ली। हाउ एल्स डू यू वांट द नोटिस? ठीक है, दिस इज नोटिस इन इटसेल्फ। वंस द नोटिस इज डीम्ड सर्व, द टेनेंसी स्टैंड्स टर्मिनेटेड, टेनेंट का स्टेटस अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट तक आ जाता है। ठीक है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्लीडिंग्स में डिनायल्स मस्ट बी स्पेसिफिक एंड सपोर्टेड बाय मटेरियल पर्टिकुलर्स। Evasive denials or denials for want of knowledge are legally insufficient. Tenant के denials vague हैं, evasive हैं, which strengthen jurisdiction for summary disposal. Summary disposal जो किया गया था वो बिल्कुल सही। ओके, अब सेक्शन 106 टीपीए आपको पता ही है, बेसिक फ्रेमवर्क लीज की ड्यूरेशन और टर्मिनेशन को गवर्न करता है। अगर फॉर्मुलेट ये लीगल रिटन लीज नहीं है, इफ इट इज नॉट properly written down or reduced into writing into a proper contract or something, तब 106 रोल प्ले करता है। ठीक है, लोकल यूसेज के बेसिस पे टर्म्स और कंडीशंस को डिफाइन या नोटिफाई किया जाता है। टाइप्स एंड लीसेस, नोटिस रिक्वायरमेंट्स दे रखा है इसमें, नोटिस पीरियड का कैलकुलेशन कब से होगा, नोटिस का फॉर्म और सर्विस कैसे होगा, लीज की एक्सपायरी के बाद कंटिन्यूएशन क्या मतलब है, टेनेंट एट सफरेंस का लीगल स्टेटस क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एज नोटिस, एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सेप्शंस, एवरीथिंग इज गिवन। आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। लाइक आई सेड, बहुत सारे सेक्शंस एट द सेम टाइम इन्वॉल्व है। 106 है, 116 है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है ना, तो कहीं पे भी आप इस केस को फिट कर सकते हैं, बड़ी इजीली फिट हो जाएगा। बड़ा ही वर्सेटाइल सा केस है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को टच करते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के केसेस। आज के लिए इतना ही। आई सिंसियरली होप कि आपको ये केसेस समझ आए। योर मीन्स आर अलाइंड, है ना, यूपी एपीओ का भी मीन्स है, छत्तीसगढ़ के मीन्स में तो चले ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अब आप प्लीडिंग्स को भी अगर ड्राफ्ट कर रहे हैं तो केसेस को तो इस्तेमाल करते ही हैं, तो केसेस को इस्तेमाल कर लीजिए अगर जरूरत पड़ती है तो मेक श्योर दैट यू हैव केसेस एट हैंडी। वही नॉलेज काम आती है सारे लॉस की, राइट। तो जजमेंट राइटिंग कैन नॉट हैपन विदाउट केसेस, माइंड यू, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। कोर्ट में भी जजमेंट जब लिखा जाता है तो बिना केसेस के नहीं लिखा जाता। दे राइट एवरीथिंग साइटिंग अथॉरिटीज टू सब्सटैंशिएट व्हाट दे आर सेइंग, ताकि वो रीजन के साथ जजमेंट दे सके, है ना। इसीलिए जजमेंट को बिना जजमेंट्स के नहीं लिखा जा सकता। तो मेक श्योर दैट यू हैव लेटेस्ट गुड जजमेंट्स, जिससे आपका जो जजमेंट है वो अच्छा नजर आए, बढ़िया नजर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग केसेस के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।